अध्यापक ऑनलाइन चैनल में आपका स्वागत है। और आज का चैप्टर है प्रकाश। इसको लाइट बोलते हैं। ये लूसेंट की किताब से है। तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? ए परमाणु, बी न्यूट्रॉन, सी पॉजिट्रॉन, डी फोटॉन। ऑप्शन डी फोटॉन। बिल्कुल सही आंसर है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको फोटॉन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है? ए अनुप्रस्थ तरंग, बी अनुदैर्घ्य तरंग, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए अनुप्रस्थ तरंग। बिल्कुल सही है, ये अनुप्रस्थ तरंग है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश की तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? ए न्यूटन के द्वारा, बी हाइगेंस के द्वारा, सी प्लांक के द्वारा, डी फैराडे के द्वारा। ऑप्शन बी हाइगेंस के द्वारा। बिल्कुल सही आंसर है, हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगला क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? ए व्यतिकरण, बी विवर्तन, सी ध्रुवीकरण, डी अपवर्तन। ऑप्शन सी ध्रुवीकरण। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी ध्रुवीकरण। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? ए स्नेल, बी न्यूटन, सी मैक्सवेल, डी यंग। ऑप्शन सी मैक्सवेल। मैक्सवेल बिल्कुल सही है। मैक्सवेल ने प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 6, किसने सर्वप्रथम ये दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? ए ग्रेमाल्डी, बी यंग, सी मैक्सवेल, डी फोकाल्ट। ऑप्शन ए ग्रेमाल्डी। ग्रेमाल्डी बिल्कुल सही है। जो ग्रामाल्डी ग्रेमाल्डी थे ने सर्वप्रथम ये दिखलाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया? ए कॉम्पटन, बी मैक्सवेल, सी आइंस्टीन, डी न्यूटन। ऑप्शन सी आइंस्टीन। बिल्कुल सही आंसर है, आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? ए विवर्तन, बी ध्रुवण, सी परावर्तन, डी अपवर्तन। ऑप्शन बी ध्रुवण। ध्रुवण बिल्कुल सही आंसर है। ध्रुवण एक ऐसी घटना है, ठीक है, जिसमें प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसी अवरोध की कोर मतलब किनारे से प्रकाश का मुड़ना कहलाता है? ए विक्षेपण, बी विवर्तन, सी अपवर्तन, डी व्यतिकरण। ऑप्शन बी विवर्तन। विवर्तन बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? ए न्यूटन का कणिका सिद्धांत, बी व्यतिकरण का सिद्धांत, सी प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी व्यतिकरण का सिद्धांत। बिल्कुल सही आंसर है। व्यतिकरण का जो सिद्धांत है, ये प्रकाश के तरंग प्रकृति को पुष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है? ए तरंग के समान, बी कण के समान, सी तरंग एवं कण के दोनों के समान, डी तरंग एवं कण के समान नहीं। ऑप्शन सी तरंग एवं कण के दोनों के समान। बिल्कुल सही आंसर है। प्रकाश विकिरण की प्रकृति तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना को कहते हैं? ए प्रकाश का अपवर्तन, बी प्रकाश का परावर्तन, सी प्रकाश का विवर्तन, डी प्रकाश का प्रकीर्णन। ऑप्शन बी प्रकाश का परावर्तन। बिल्कुल सही आंसर है। इसको आप प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो इस प्रकार है, प्रकाश में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं? ए तीक्ष्ण, बी प्रगामी, सी अनुप्रस्थ, डी अनुदैर्घ्य। ऑप्शन सी अनुप्रस्थ। बिल्कुल सही आंसर है, ये जो है अनुप्रस्थ होती हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य लगभग 4 गुणे 10 की पावर 26 जूल प्रति सेकंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य में इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस तरीके से कम हो रहा है? ए 4 गुणे 10 की घात 7 किलोमीटर प्रति सेकंड, बी 4 गुणे 10 की घात 9 किलोग्राम प्रति सेकंड, सी 4 गुणे 10 की घात 11 किलोग्राम प्रति सेकंड, डी 4 गुणे 10 की घात 13 किलोग्राम प्रति सेकंड। ऑप्शन बी 4 गुणे 10 का 9 किलोग्राम प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? ए गैलीलियो, बी न्यूटन, सी रोमर, डी माइकलसन। ऑप्शन सी रोमन।
रोमर। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम रोमर ने ज्ञात किया था। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? ए हीरे में, बी पानी में, सी निर्वात में, डी हाइड्रोजन में। ऑप्शन सी निर्वात में। बिल्कुल सही आंसर है। जो प्रकाश का वेग है वो निर्वात में सबसे अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन 17वां। प्रकाश के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति ए बढ़ती है, बी घटती है, सी वैसी ही रहती है, डी सहसा गिर जाती है। ऑप्शन सी वैसी ही रहती है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन 18 है। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न निम्न क्रम में होती है। ए हीरा कांच जल, बी जल कांच हीरा, सी कांच हीरा जल, डी हीरा जल कांच। ऑप्शन बी जल कांच हीरा। बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन 19वें पे चलते हैं। 19वां क्वेश्चन इस प्रकार है। चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? ए 8 मिनट, बी 8 सेकेंड, सी 1 सेकेंड, डी 100 सेकेंड। 1 सेकंड। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 1 सेकेंड बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? ए 8 मिनट, बी 2 मिनट, सी 6 मिनट, डी 4 मिनट। ऑप्शन सी 6 मिनट। ऑप्शन सी 6 मिनट बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन। प्रकाश का वेग है ए 3 गुणे 10 की घात 8 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, बी 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 3 गुणे 10 की घात 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी 3 गुणे 10 की घात 8 माइल प्रति सेकेंड। ऑप्शन बी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल सही आंसर है। प्रकाश का जो वेग है वो 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है आपका। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? ए वर्णमंडल, बी क्रीट, सी प्रभामंडल, डी कोई भाग नहीं। ऑप्शन बी क्रीट। ऑप्शन बी क्रीट, कोरोना जिसको बोलते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है। पूर्ण सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है। ए 250 सेकेंड, बी 460 सेकेंड, सी 500 सेकेंड, डी 600 सेकेंड। ऑप्शन बी 460 सेकंड। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन। सूर्य ग्रहण तब होता है जब ऑप्शन ए चंद्रमा बीच में हो, ऑप्शन बी पृथ्वी बीच में हो, ऑप्शन सी सूर्य बीच में हो, डी सूर्य चंद्रमा तथा पृथ्वी एक रेखा में हो तथा बृहस्पति उस रेखा में ना हो। ऑप्शन ए चंद्रमा बीच में हो। ऑप्शन ए चंद्रमा बीच में बिल्कुल सही है। सूर्य ग्रहण तब होता है जब चंद्रमा बीच में हो, मतलब जो है चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब आ जाता है तो सूर्य सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है। चंद्र ग्रहण घटित होता है। अभी सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण में क्या था? सूर्य ग्रहण में पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता। इसमें क्या होता है आपको बताना है। चंद्र ग्रहण घटित होता है ऑप्शन ए अमावस्या के दिन, ऑप्शन बी पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन सी अर्धचंद्र के दिन, ऑप्शन डी अमावस्या एवं पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन बी पूर्णिमा के दिन। ऑप्शन बी पूर्णिमा के दिन। ऐसा क्यों है? क्योंकि पूर्णिमा को पूरा चांद होता है, इसीलिए अगर जब चंद्र होगा तभी तो चंद्र ग्रहण दिखाई पड़ेगा। अगर अमावस वाले दिन अगर हो जाएगा तो कहाँ से दिखाई पड़ेगा? क्योंकि अमावस को तो चांद निकलता ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है। सूर्य ग्रहण कब होता है? ए प्रतिपदा अमावस्या की, बी पूर्णिमा को, सी किसी भी दिन, डी चतुर्थांश चंद्रमा के दिन। ऑप्शन ए प्रतिपदा अमावस्या। बिल्कुल सही बात है कि ये जो है प्रतिपदा अमावस्या को होता है। इसको प्रभावी बोलते हैं प्रतिपदा को। ये अमावस का जो होता है अमावस का प्रभाव बोली जाती है इसको। अगला क्वेश्चन नंबर 27 है। एक काटा हुआ हीरा क्यों जगमगाता है? ए इसकी आणविक संरचना के कारण, बी प्रकाश के शोषण के कारण, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, डी कुछ अन्य निहित गुण के कारण। ऑप्शन सी आंतरिक परावर्तन के कारण। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी प्रकाश के विवर्तन के कारण, ऑप्शन डी प्रकाश के परिपेक्षण परिक्षेपण के कारण। ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बिल्कुल सही आंसर है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा एक सिक्का जो है थोड़ा सा उठा हुआ प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है। पानी में लटका कर बैठे हुए व्यक्ति को उसका पैर मुड़ा हुआ और छोटा दिखाई पड़ता है। ए अपवर्तन के कारण, बी परावर्तन के कारण, सी विवर्तन के कारण, डी परिक्षेपण के कारण। ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण। ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका कह रहा है। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क
सीढ़ी, जिसको आप पहले चलती थी, सब लोग सीढ़ी डालते थे, उसकी बात हो रही है। सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है, तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं। इसकी व्याख्या की जा सकती है। आपने भी देखा होगा पहले जो सीढ़ी चलती थी, ठीक है, सीढ़ी तो जब वो उसको देखा जाता है तो उसमें सारे कलर दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? उसका आप बताएँगे। ऑप्शन ए है परावर्तन एवं विवर्तन की परिघटना के आधार पर, ऑप्शन बी है परावर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, ऑप्शन सी है विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर, डी है अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। ऑप्शन जी अपवर्तन विवर्तन का पारगमन का परिघटना के आधार पर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर बताया, अपवर्तन, विवर्तन एवं पारगमन की परिघटना के आधार पर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन प्रश्न 31 है, जल के अंदर पड़ी हुई मछली किस कारण से अपनी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देती है? ए प्रकाश के विवर्तन के कारण, बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सी प्रकाश के ध्रुवण के कारण, डी प्रकाश के परावर्तन के कारण। ऑप्शन बी प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 32। जल के अंदर मौजूद व्यक्ति को किस कारण जड़ की सतह से ऊपर की वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होती है? ए प्रकाश के अपवर्तन के कारण, बी प्रकाश के परावर्तन के कारण, सी प्रकाश के व्यक्तीकरण के कारण, डी प्रकाश के विवर्तन के कारण। ऑप्शन ए प्रकाश के अपवर्तन के कारण। हाँ, जितनी भी ऐसी चीजें दिखाई पड़ रही हैं वो सब कुछ प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही होती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 33 पे चलते हैं। 33 कह रहा है, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखाई देती है, निम्नलिखित कारण से ऐसा प्रतिभाषित होता है? ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का विवर्तन, सी प्रकाश का अपवर्तन, डी प्रकाश का विवर्जन। ऑप्शन सी प्रकाश का अपवर्तन। हाँ, जैसा कि बताया कि कुछ प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही ऐसी चीजें हुआ करती हैं। अगला क्वेश्चन है 33, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह ए सीधी दिशा में चली जाती है, बी अभिलंब की ओर झुक जाती है, सी अभिलंब से दूर हटती है, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी अभिलंब की ओर झुक जाती है। बिल्कुल सही आंसर है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर 35 है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाती है ए विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ, बी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ, सी विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर, डी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर। ऑप्शन बी सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक के साथ। बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 आपका कह रहा है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? आप लोगों ने अक्सर देखा होगा बरसात में इंद्रधनुष बनता हुआ, तो किस कारण से बनता है? उसके लिए ऑप्शन दे रहे हैं। ए अपवर्तन और परिक्षेपण, बी प्रकीर्णन और अपवर्तन, सी विवर्तन और अपवर्तन, डी अपवर्तन और परावर्तन। ऑप्शन डी अपवर्तन और परावर्तन। अपवर्तन और परावर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। अगला क्वेश्चन है, मृगमरीचिका बनाने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? ए व्यतिकरण, बी विवर्तन, सी ध्रुवीकरण, डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बिल्कुल सही ऑप्शन है। मृगमरीचिका जो बनती है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनती है, इसीलिए इसका जो ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही है। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 38 क्वेश्चन हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि पेट तथा पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के अन्वेषण के लिए प्रयुक्त तकनीक एंडोस्कोपी आधारित है। ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर, बी व्यतिकरण परिघटना पर, सी विवर्तन परिघटना पर, डी ध्रुवण परिघटना पर। ऑप्शन ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन परिघटना पर। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 39, तरल से भरे हुए बीकर का तल किस कारण से कुछ ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है? बार बार ये क्वेश्चन आता है और फिर से आया है ऐसा ही क्वेश्चन, तो देखते हैं आप लोग बता पाते हैं कि नहीं बता पाते हैं। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अपवर्तन, बी व्यतिकरण, सी विवर्तन, डी परावर्तन। ऑप्शन ए अपवर्तन। बर्तन, ये सारी घटनाएं जो हैं बर्तन के कारण ही होती हैं, जो अपने तल से थोड़ी सी ऊपर की ओर उठी हुई दिखाई पड़ती हैं। अगला क्वेश्चन है 40, सूर्य से प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश ए वायु से कांच में जाए, बी वायु से जल में जाए, सी कांच से वायु में जाए, डी जल से कांच में जाए। ऑप्शन सी कांच से वायु में जाए। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है। ए अपवर्तन के कारण, बी परावर्तन के कारण, सी व्यतिकरण के कारण, डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बिल्कुल सही आंसर है। चटका हुआ कांच चटकीला प्रतीत होता है सिर्फ पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण।
अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष तब बनते हैं जब सूर्य का प्रकाश ए वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन और आंतरिक परावर्तन होने पर, बी वायुमंडल में नीलंबी वर्षा बूंदों पर गिरने से परावर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है, सी वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से अपवर्तन होने पर विकीर्ण हो जाता है, डी दिए गए कथनों में से कोई भी सही नहीं है। ऑप्शन ए वायुमंडल में वर्षा बूंदों पर गिरने से परावर्तन तथा आंतरिक परावर्तन होने पर। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, इंद्रधनुष कितने रंग दिखाता है? ए ये तो सभी को पता होगा, 7, बी 10, सी 12, डी 5। ऑप्शन ए 7। 7 बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ए अपवर्तन, बी प्रकीर्णन, सी व्यतिकरण, डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन डी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संबंधित माध्य के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण का सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण क्या करती है? ए विवर्तन, बी समग्र आंतरिक परावर्तन, सी परावर्तन, डी अपवर्तन। ऑप्शन बी समग्र आंतरिक परावर्तन। बिल्कुल सही आंसर है, ये समग्र आंतरिक परावर्तन करती है। अगला क्वेश्चन 46, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दृष्टि का एक दोष दीर्घ दृष्टि है जिसमें ए एक इसमें चीजें क्या आपको बोध बता रहे हैं, ऑप्शन बाद में देंगे इसमें। पहला, कोई व्यक्ति दूरस्थ वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता है। दो, कोई व्यक्ति निकटस्थ वस्तु को स्पष्टता नहीं देख सकता है। तीन, आंख को निकट बिंदु सामान्य स्थिति से दूर हट जाता है। ऑप्शन चार, आंख का दूरस्थ बिंदु हटकर आंख की ओर आ जाता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए एक पहला और तीसरा, बी दूसरा और चौथा, सी पहला और चौथा, डी दूसरा और तीसरा। ऑप्शन डी दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? ए ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें एक लेंस होता है, बी ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक, सी ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसके लेंस अवतल होते हैं, डी ऐसा सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंस उत्तल होते हैं। ऑप्शन बी ऐसे सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, किसके कारण आकाश नीला दिखाई पड़ता है? ऊपर जो है आपको आकाश नीला दिखाई पड़ता है, जबकि आकाश नीला नहीं होता है, आकाश काला होता है। ठीक है, लेकिन हमें नीला दिखाई पड़ता है। क्यों नीला दिखाई पड़ता है? ए अपवर्तन के कारण, बी परावर्तन के कारण, सी प्रकीर्णन के कारण, डी विक्षेपण के कारण। ऑप्शन सी विकिरण के कारण। प्रकीर्णन के कारण ये हमें नीला दिखाई पड़ता है, नहीं तो जो ऊपर जो आकाश है वो एक्चुअल में अंतरिक्ष ही है, वो काला ही होता है। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो इसकी ए तरंग दैर्घ्य समान बनी रहती है, बी आवृत्ति समान बनी रहती है, सी आवृत्ति बढ़ जाती है, डी तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है। ऑप्शन बी आपसी समान बनी रहती है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। इसमें जो है आवृत्ति समान बनी रहती है। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आकाश नीला दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन ए नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ऑप्शन बी लाल प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, ऑप्शन सी नीले प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे कम होता है, ऑप्शन डी लाल प्रकाश का वातावरण में अवशोषण सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। बिल्कुल सही जवाब है। जो है नीले प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है, नहीं तो आकाश काला ही होता है। पिछले वीडियो में भी बताया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, डी धूल कण, सी हीलियम, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी धूल कण। बिल्कुल सही आंसर है। वातावरण में प्रकाश का विसरण धूल कण की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र एक सतह पर एक प्रत्यक्षक को दिन के समय दिखाई देगा। ए हल्का पीला, बी नीला, सी नारंगी, डी काला। ऑप्शन डी काला। बिल्कुल सही आंसर है। जो चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, एक गोलाकार वायु का बुलबुला किसी कांच के टुकड़े में अंतः स्थापित है। उस बुलबुले में गुजरती हुई प्रकाश की किरण के लिए वह बुलबुला किसी की तरह व्यवहार करता है। ए अभिसारी लेंस,
बी अपसारी लेंस, सी समतल अपसारी लेंस, डी समतल अपसारी लेंस। ऑप्शन बी सारी लेंस। बिल्कुल सही आंसर है अपसारी लेंस। अगला क्वेश्चन है, यातायात सिग्नलों में लाल प्रकाश युक्त किया जाता है, लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है क्योंकि ए खून का रंग लाल है, बी प्राणी लाल रंग पहचान सकते हैं, सी लाल रंग में सबसे कम परिक्षेपित होता है, डी लाल खतरे का प्रतीक है। ऑप्शन सी लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है। बिल्कुल सही आंसर है, लाल रंग सबसे कम परिक्षेपित होता है, इसीलिए सिग्नलों में लाल प्रकाश प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, समुद्र नीला प्रतीत होता है, ए अधिक गहराई के कारण, बी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, सी जल के नीले रंग के कारण, डी जल की ऊपरी सतह के कारण। ऑप्शन बी आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। बिल्कुल सही है, आकाश में परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र नीला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन 56, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? ऑप्शन ए प्रकाश के अपवर्तन, बी प्रकाश के परावर्तन, सी प्रकाश के परिक्षेपण, डी प्रकाश के प्रकीर्णन। ऑप्शन डी प्रकाश के प्रकीर्णन। बिल्कुल सही आंसर है प्रकाश के प्रकीर्णन। अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? ए बैगनी, बी पीला, सी लाल, डी नीला। ऑप्शन ए बैगनी। ऑप्शन ए बैगनी बिल्कुल सही है, इंद्रधनुष में बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन 58, तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं, इसकी व्याख्या किसके द्वारा की जा सकती है? ऑप्शंस, ए वायुमंडलीय अपवर्तन, बी प्रकाश का विक्षेपण, सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी प्रकाश का विवर्तन। ऑप्शन ए वायुमंडल का अपवर्तन। बिल्कुल सही आंसर है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो है तारे आकाश में वास्तव में जितनी ऊंचाई पर होते हैं वे उससे अधिक ऊंचाई पर प्रतीत होते हैं। अगला क्वेश्चन है, सूखा बालू चमकीला क्यों दिखाई देता है जबकि गीला वायु द्युतिहीन होता है? ऑप्शन ए यह एक प्रकाशीय भ्रम है, बी इसका कारण परावर्तन है, सी इसका कारण अपवर्तन है, डी इसका कारण प्रकीर्णन है। ऑप्शन बी इसका कारण परावर्तन है। बिल्कुल सही आंसर है, इसका कारण परावर्तन है, इसीलिए सूखा बालू चमकीला दिखाई पड़ता है, जबकि बालू को अगर गीला कर दिया जाता है तो बालू बिल्कुल जो है बिल्कुल भी चमक नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है, पेरी पेरिस्कोप बनाने में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयुक्त होता है? ए अवतल लेंस, बी अवतल लेंस, सी समतल लेंस, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी समतल लेंस। समतल लेंस बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 61, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? ए बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण, बी बहुलित परावर्तन अपवर्तन और परिक्षेपण, सी अपवर्तन और परिक्षेपण, डी ध्रुवण और व्यतिकरण। ऑप्शन ए बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। बिल्कुल सही है, बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। अगला क्वेश्चन नंबर 62, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल लेंस, डी अवतल दर्पण। ऑप्शन सी उत्तल लेंस। बिल्कुल सही है, ऑप्शन सही। अगला क्वेश्चन 63 है, निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? ए सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना, ऑप्शन बी सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, ऑप्शन सी जो है आपका है ऑप्शन सी रात के चारों ओर टिमटिमाना, ऑप्शन डी सूर्य का प्रकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई में ज्यादा ऊंचाई पर दिखाई देना। ऑप्शन बी। ऑप्शन ऑप्शन बी सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना। बिल्कुल सही ऑप्शन है, जो सूर्य का सूर्यास्त समय लाल दिखाई देना ये जो है वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, और 64 जो है आपका कहता है कि जो है रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। ए उत्तल, बी उत्तल, सी समतल, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी अवतल। अवतल बिल्कुल सही आंसर है, रोगियों के दांत देखने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण अवतल होता है। अगला क्वेश्चन है, वाहनों के अग्रदीपों
मतलब जो हेडलाइटें होती हैं, में किस कारक के दर्पण का इस्तेमाल होता है? ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी तल दर्पण, डी परा पराबैलिक दर्पण। ऑप्शन डी परावलिक दर्पण। बिल्कुल सही है, पराबैलिक दर्पण यूज होता है, जो हेडलाइट में यूज होता है। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं? ए उत्तल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए उत्तल दर्पण। बिल्कुल सही है, दाढ़ी बनाने के लिए उत्तल दर्पण यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है आपका 67। 67। इनमें से कौन सही है? ए 1/f=1/u - 1/v, बी f=d/2, सी 1/f=1/u + 1/v, डी f=u + v। ऑप्शन सी 1/f = 1/u + 1/v। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? ए कॉर्निया, बी आइरिस, सी प्यूपिल, डी रेटिना। ऑप्शन डी रेटिना। डी रेटिना बिल्कुल सही आंसर है। मनुष्य किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पे बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है? ए वास्तविक उल्टा छोटा, बी वास्तविक सीधा बड़ा, सी वास्तविक सीधा छोटा, ऑप्शन डी अवास्तविक उल्टा छोटा। ऑप्शन ए वास्तविक उल्टा छोटा। बिल्कुल सही है, आपकी रेटिना पे जो बनता है चित्र वो वास्तविक होता है और उल्टा होता है और छोटा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 है। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है? ए व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, बी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी, सी व्यक्ति की ऊंचाई की एक चौथाई, डी व्यक्ति की ऊंचाई की दोगुनी। ऑप्शन बी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ऑप्शन बी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी बिल्कुल सही आंसर है। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण को जो है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी ऊंचाई होती है। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु दो समांतर दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या है? ए 4, बी 1, सी 2, डी अनंत। ऑप्शन डी अनंत। बिल्कुल सही आंसर है। जब एक वस्तु के दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बने प्रतिबिंबों की संख्या अनंत होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 72, जो दो समतल दर्पणों को 90 डिग्री के कोण पर रखा गया है और उसके मध्य एक मोमबत्ती जल रही है, दर्पण में मोमबत्ती के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4, डी अनंत। ऑप्शन बी 3। ऑप्शन बी 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, जब समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के तीन प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? ए 0 डिग्री, बी 60 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 45 डिग्री। ऑप्शन सी 90 डिग्री। ऑप्शन सी 90 डिग्री बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 74, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण जो 60 डिग्री कोण पर अनंत है के बीच खड़ा हो तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। ऑप्शन सी 5। बिल्कुल सही आंसर है, 5 प्रतिबिंब दिखेंगे। अगला क्वेश्चन, अभिसारी लेंस वह होता है जो ऑप्शन ए किरणें फैलाता है, बी किरणें एकत्रित करता है, सी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, डी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन बी किरणें एकत्रित करता है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका 76 क्वेश्चन कहता है आपका, अपसारी लेंस वह होता है जो ऑप्शन ए किरणें फैलाता है, बी किरणें एकत्रित करता है, सी काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, डी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन ए किरणें फैलाता है। बिल्कुल सही आंसर है। अपसारी लेंस वह होता है जो किरणें फैलाता है और अभिसारी लेंस वह होता है जो किरणें एकत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके ऑप्शन है, ए आयाम से, बी तरंग दैर्घ्य से, सी तीव्रता से, डी वेग से। ऑप्शन बी तरंग दैर्घ्य से। बिल्कुल सही आंसर है, प्रकाश का रंग जो है तरंग दैर्घ्य से निर्धारित होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे करता है? ऑप्शन ए उत्तल दर्पण, बी उत्तल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल लेंस। ऑप्शन डी अवतल लेंस। ऑप्शन डी अवतल लेंस बिल्कुल सही है। आप लोगों ने भी
पानी में हवा का बुलबुला बनाया होगा। ठीक है, तो जो हवा का बुलबुला होता है वो अवतल लेंस की तरह काम करता है। अगर आपने कभी भी उसमें अपना मुंह देखा होगा तो देखा होगा कि वो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन 79 की तरफ बढ़ते हैं और क्वेश्चन 79 आपका कह रहा है, हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं। ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज है? ए अपसारी, बी बेतरतीब, सी समांतर, डी अभिसारी। ऑप्शन सी समांतर। बिल्कुल सही ऑप्शन है। हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं और ये प्रकाश जो है समांतर के किरणपुंज हैं, समांतर किरणपुंज हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 80, डायोप्टर किसकी इकाई है? ए लेंस की क्षमता की, बी लेंस की फोकस दूरी की, सी प्रकाश की तीव्रता की, डी ध्वनि की तीव्रता की। ऑप्शन ए लेंस की क्षमता की। बिल्कुल सही ऑप्शन है। लेंस की क्षमता की जो इकाई है वो डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है। ऑप्शन ए 0 डायोप्टर, बी 1 डायोप्टर, सी 2 डायोप्टर, डी 4 डायोप्टर। ऑप्शन ए जियोडाप्टर। 0 डायोप्टर बिल्कुल ठीक आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 82, एक लेंस का फोकसांतर 25 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी। ऑप्शन ए +2D, ऑप्शन बी +4D। +4D, ऑप्शन सी -2D, ऑप्शन डी -4D। ऑप्शन बी +4D। +4D बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 0.2 मीटर है, इसकी क्षमता होगी +2D, ऑप्शन बी -2D, ऑप्शन सी -4D, ऑप्शन डी +5D। ऑप्शन डी +5D। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी ऐनक के लेंस का पावर +2 डायोप्टर हो तो इसके फोकस की दूरी होगी। ऑप्शन ए 200 सेंटीमीटर, बी 100 सेंटीमीटर, सी 50 सेंटीमीटर, डी 2 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी 50 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस को जब पानी में घुमाया जाता है तो उसकी क्षमता ए घट जाती है, बी बढ़ जाती है, सी अपवर्तित रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए घट जाती है। ऑप्शन ए घट जाती है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है। ऑप्शन ए प्रकाश का परावर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का विवर्तन, डी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। ऑप्शन डी प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। बिल्कुल सही आंसर है। जो प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन होता है वो प्रकाश का विक्षेपण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरने पर सूर्य के प्रकाश की किरणें विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाती हैं क्योंकि। ऑप्शन ए प्रकाश किरणें विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, बी प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का विचलन होता है, ऑप्शन सी प्रिज्म की दो सतहों पर किरणों का अपवर्तन होता है, डी विभिन्न रंगों की किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन डी विभिन्न रंगों के किरणों का विचलन भिन्न भिन्न होता है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश कितने रंगों के मेल से बना होता है? ए 3, ऑप्शन बी 4, सी 5, डी 7। ऑप्शन डी 7। बिल्कुल सही आंसर है। श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों के मेल से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो वर्ण सबसे अधिक विचलित होता है वह है ए लाल, बी बैंगनी, सी पीला, डी आसमानी। ऑप्शन बी बैंगनी। ऑप्शन बी बैंगनी बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 90, प्रकाश का निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्रिज्म से होकर सबसे कम अपसरित होता है? ऑप्शन ए लाल, बी हरा, सी बैंगनी, डी पीला। ऑप्शन ए लाल। ऑप्शन ए लाल बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्राथमिक रंग है ए प्रकृति में पाए जाने वाले रंग, बी इंद्रधनुष के रंग, सी श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम के रंग, डी वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते। ऑप्शन डी बेरंग, जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते। बिल्कुल सही आंसर है। वे रंग जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हैं प्राथमिक रंग कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 92, तीन मूल रंग हैं। ए हरा पीला नीला, बी नीला पीला लाल, सी नीला लाल हरा, डी नीला पीला हरा। ऑप्शन सी नीला लाल हरा। बिल्कुल सही है। नीला लाल हरा वो अ, जो है वो तीन मूल रंग है। इसको आरबीजी भी कहते हैं। आरबीजी मतलब आर रेड, बी ब्लू नीला, जी हरा ग्रीन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन नंबर 93 है। 93 कह रहा है आपका, श्वेत प्रकाश
का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को कहते हैं? ऑप्शन ए प्रकीर्णन, बी परिक्षेपण, सी विवर्तन, डी बर विक्षेपण। ऑप्शन डी बड़ विक्षेपण। बिल्कुल सही आंसर है। जो श्वेत प्रकाश का अपने विभिन्न रंगों में अलग होने की क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राथमिक रंग नहीं है? ए हरा, बी पीला, सी लाल, डी नीला। ऑप्शन बी पीला। ऑप्शन बी पीला बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि बताया था जो प्राथमिक रंग हैं वो सिर्फ आरबीजी होते हैं। आरबीजी मतलब शॉर्टकट होता है आर रेड, ई ब्लू, जी ग्रीन, क्योंकि पीला इसमें नहीं आता, इसलिए पीला प्राथमिक कलर नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ए नीला, बी पीला, सी हरा, डी लाल। ऑप्शन डी लाल। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सम्मिश्रण दिन और रात के समय सर्वाधिक सुविधाजनक होता है? उसके जो ऑप्शन हैं वो ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए नारंगी और पीला, बी श्वेत और काला, सी पीला और नीला, डी लाल और हरा। ऑप्शन डी लाल और हरा। बिल्कुल सही आंसर है, लाल और हरा। अगला क्वेश्चन है, किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह ऑप्शन ए अवशोषित करता है, बी अपरिवर्तित करता है, सी परावर्तित करता है, डी प्रकीर्णित करता है। ऑप्शन सी परावर्तित करता है। परावर्तित करता है, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, हरी पत्तियों का पौधा लाल रोशनी में रखने पर कैसा दिखाई देगा? ए हरा, बी बैंगनी, सी काला, डी लाल। ऑप्शन सी काला। ऑप्शन सी काला बिल्कुल सही आंसर है। हरी पत्तियों का पौधा जब लाल रोशनी में रखा जाएगा तो वो काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, कुछ परिवहन वाहनों में अतिरिक्त पीली बत्तियां होती हैं, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि ऑप्शन ए बत्ती पीली होने से वाहन सुंदर दिखलाई देता है। ऑप्शन बी पीली बत्ती कम ऊर्जा विद्युत ऊर्जा खर्च करती है। सी पीला प्रकाश कोहरे को घेरता है, इससे सड़क साफ दिखाई देती है, अतः कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी पीली प्रकाश सड़क पर चलते हुए व्यक्तियों की आंखों में चमक उत्पन्न नहीं करता है। ऑप्शन सी पीला प्रकाश कोहरे को भेदता है, इससे सड़क साफ दिखाई देती है, तथा कोहरे वाली रातों में पीली बत्ती काम आती है। बिल्कुल सही आंसर है। आप लोगों ने भी देखा होगा रातों में कई बार ट्रक ट्रक पीली रोशनी बहुत सारी लगी होती है उसमें ट्रकों में, तो वो इसीलिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 100 है, प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? ऑप्शन ए एक प्रिज्म के रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, बी फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, सी पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, डी रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। बिल्कुल सही आंसर है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने से वह दिखाई देगा? ए लाल, बी हरा, सी नीला, डी पीला। ऑप्शन बी हरा। ऑप्शन बी हरा बिल्कुल सही आंसर है। जो होता है लाल कांच को जब अधिक ताप पर गर्म करेंगे तो वो हरा दिखाई पड़ेगा। अगला क्वेश्चन 102, प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है? ए वेग द्वारा, बी आयाम द्वारा, सी तरंग द्वारा, डी आवृत्ति द्वारा। ऑप्शन सी तरंग द्वारा। ऑप्शन सी तरंग द्वारा, ये हम आपको ऊपर भी बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 103, सूर्य की किरणों में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। ऑप्शन सी 7। 7 रंग होते हैं, बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी से आकाश किस रंग का दिखाई देगा? ए काला, बी नीला, सी नारंगी, डी लाल। ऑप्शन ए काला। ऑप्शन ए काला, जो इसका ओरिजिनल कलर है वो तो वही दिखाई पड़ेगा। अगला जो है क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपका कह रहा है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? ए लाल नीला पीला, बी लाल पीला हरा, सी लाल नीला हरा, डी नीला पीला हरा। ऑप्शन सी लाल नीला हरा। लाल नीला हरा, ऑप्शन सी आरबीजी का बार बार बता रहे हैं आपको, आरबीजी याद रखें, सब चीजें अपने आप याद रहेंगी आपको। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला प्रकाश होता है? ए लाल, बी पीला, सी नीला, डी बैगनी। ऑप्शन डी बैगनी। डी बैगनी बिल्कुल सही आंसर है। सबसे कम जो तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश बैगनी होता है और सबसे अधिक वाला लाल होता है, आपको ऊपर भी बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश के लाल, हरा व नीला रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग होता है? ए मजेंडा मजेंटा, बी सफेद, सी काला, डी श्याम। ऑप्शन बी सफेद। सफेद बिल्कुल सही है, तीनों का बराबर
रंगों में मिला देंगे तो सफेद कलर बन जाएगा। और जब हम आरबीजी को जब बराबर अनुपात में मिलाते हैं तो हमें जो कलर जो है वो सफेद प्राप्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफिक कैमरे का कौन सा भाग आंख की रेटिना की तरह कार्य करता है? ए प्रकाश चित्र, बी शटर, सी लेंस, डी फिल्म। ऑप्शन डी फिल्म। ऑप्शन डी फिल्म बिल्कुल सही आंसर है। फोटोग्राफिक कैमरे का जो है फिल्म आंख के रेटिना की तरह काम करता है। अगला क्वेश्चन है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है? ए उत्तल, बी अवतल, सी वर्तुलाकार, डी समान मोटाई का। ऑप्शन ए उत्तर। उत्तर बिल्कुल सही आंसर है। जो कैमरे में उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 110, उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर की वस्तुओं की वो फोकस करने में आंख की योग्यता में कमी कहलाती है? ए प्रेसबायोपिया, बी एस एस्टिग्मेंटिज्म, सी हाइपरमेट्रोपिया, डी मायोपिया। ऑप्शन ए प्रेस बायोपिया। प्रेसबायोपिया बिल्कुल सही आंसर है। जो उम्र बढ़ने के साथ साथ निकट और दूर वस्तुओं की फोकस करने में आंख की योग्यता में जो कमी होती है इसको हम लोग प्रेसबायोपिया बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आइरिस का क्या काम होता है? ऑप्शन ए आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, बी आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को लौटाना, सी प्रतिबिंब लेंस को चित्र भेजना, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। बिल्कुल सही है। आइरिस का काम आंख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना होता है। दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब होता है? ए वस्तु के बराबर लेकिन उल्टा, बी वस्तु से छोटा लेकिन सीधा, सी वस्तु के बराबर लेकिन सीधा, डी वस्तु के छोटा लेकिन उल्टा। ऑप्शन डी वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा। बिल्कुल सही आंसर है। ये जो है, जो दृष्टि पटल पर बना प्रतिबिंब वस्तु से छोटा लेकिन उल्टा होता है। और ये यूपीपीएससी 1995 में आया हुआ क्वेश्चन है। आते रहते हैं, काफी पुराना है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 113 पे। आंख के किस भाग द्वारा आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? ऑप्शन ए रेटिना, बी कॉर्निया, सी आइरिस, डी आईबॉल। ऑप्शन सी आइरिस। आइरिस बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है 114, नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है? ऑप्शन है ए कॉर्निया, बी लेंस, सी रेटिना, डी पूरी आंख। ऑप्शन ए कॉर्निया। कॉर्निया बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्देगों में परिवर्तित होती हैं? ऑप्शन है ए कॉर्निया से, बी नेत्र तारा से, सी रेटिना से, डी लेंस से। ऑप्शन सी रेटिना से। बिल्कुल सही आंसर है। मनुष्य की जो आंख है, आंख में प्रकाश तरंगें जो है रेटिना से स्नायु उद्देगों में परिवर्तित होती है। अगला क्वेश्चन 116 है, मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मापी जाती है? ऑप्शन है ए 50 सेंटीमीटर, बी 10 सेंटीमीटर, सी 15 सेंटीमीटर, डी 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी 25 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है। 25 सेंटीमीटर जो है वो न्यूनतम दूरी मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, यदि कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में कौन सा दोष होगा? ऑप्शन ए दूरदृष्टि, बी निकट दृष्टि, सी दृष्टि वैषम्य, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी निकट दृष्टि। बिल्कुल सही है। अगर कोई व्यक्ति जो है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है तो उसकी दृष्टि में निकट दृष्टि दोष होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118 है और क्वेश्चन नंबर 118 कह रहा है, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है? ऑप्शन है ए नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, बी दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, सी नजदीक एवं दूर स्थित वस्तुओं को दोनों को स्पष्ट रूप से, डी ना ही नजदीक की और ना ही दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से। ऑप्शन ए नजदीक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन 119 पे चलते हैं। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति होती है? ऑप्शन ए उत्तल लेंस द्वारा, बी अवतल लेंस द्वारा, सी सिलेंडरी लेंस द्वारा, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी अप्पर लेंस द्वारा। बिल्कुल सही ऑप्शन है। निकट दृष्टि दोष की रोग मुक्ति अवतल लेंस द्वारा होती है। मतलब अगर आपको निकट दृष्टि दोष है तो आप अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को, ऑप्शन है ए
दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, बी निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, सी वस्तुएं तिरछी दिखाई देती हैं, डी वस्तुएं उल्टी दिखाई देती हैं। ऑप्शन बी, निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। बिल्कुल सही है। दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है? ए उत्तल लेंस, बी अवतल लेंस, सी समतल लेंस, डी समतल अवतल लेंस। ऑप्शन ए, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है बुढ़ापे में दूरदृष्टता वह खराबी होती है जिसमें लेंस, ऑप्शन है ए अपनी प्रत्यास्थता खो देता है, बी अधिक पारदर्शी हो जाता है, सी अपारदर्शी हो जाता है, डी बहुत अधिक छोटा हो जाता है। ऑप्शन डी, बहुत अधिक छोटा हो जाता है। बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, ऑप्शन बी उत्तल लेंस, ऑप्शन सी बेलनाकार लेंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जरा दृष्टि दोष के उपचार के लिए प्रयुक्त होता है? ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी उत्तल लेंस, डी बायफोकल लेंस। ऑप्शन डी, बायफोकल लेंस। बिल्कुल सही ऑप्शन है। बायफोकल लेंस जो है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र एक कैमरे के समान है अतः इनमें एक लेंस निकाय है। नेत्र लेंस क्या बनाता है? ए दृष्टि पटल पर पिंड का सीधा सा ऊर्ध्वाधर वास्तविक प्रतिबिंब, बी दृष्टि पटल पर प्रतिबिंब का प्रतिलोमित आभासी प्रतिबिंब, ऑप्शन सी दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक प्रतिबिंब, ऑप्शन डी आइरिस पर पिंड का सीधा या ऊर्ध्वाधर वास्तविक प्रतिबिंब। ऑप्शन सी, दृष्टि दृष्टि पटल पर पिंड का प्रतिलोमित वास्तविक वास्तविक प्रतिबिंब प्रतिबिंब। बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 है और क्वेश्चन नंबर 26 जो है वो सूची है दो। ठीक है। और सूची इस प्रकार से है कि सूची 1 दृष्टि दोष है और सूची 2 उपचार है, तो इसको मिलाना है। ठीक है। तो जो है क्या ऑप्शन होंगे इसका? ए पहले दृष्टि दोष दे लिखते हैं। दृष्टि दोष क्या है? ए निकट दृष्टि दोष है, बी दूरदृष्टि दोष है, सी जरा दृष्टि दोष है और डी अबिंदुकता है। अब इसके उपचार पे चलते हैं। एक उत्तल लेंस, दो द्विफोक्सी लेंस, सी बेलनाकार लेंस, डी अवतल लेंस। इसका कौन सा जो है वो होगा? कौन सा ऑप्शन होगा? 126 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल ही सही है आपका, कि जो है इससे आप मिला मिला सकते हैं। ठीक है। चौथे का ए होगा इसमें, पहले का बी होगा, और दूसरे का सी, और तीसरे का डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। चश्मा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग किस प्रकार करना चाहिए? ऑप्शन है ए वे सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन बी उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए, ऑप्शन सी उन्हें चश्मा उतार देना चाहिए, ऑप्शन डी चाहे वे चश्मा उतार दें या पहने रहें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। ऑप्शन बी, उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए। ऑप्शन बी उन्हें चश्मा पहने रहना चाहिए बिल्कुल सही बात है। चश्मा प्रयोग करने वाले व्यक्तियों को सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग जो है हमेशा उन्हें चश्मा पहन के रखना चाहिए। अगर आप किसी को भी चश्मा लग गया है तो सबको चश्मा पहन के ही रखना चाहिए। जब पढ़े या कुछ काम कर रहे हो तो हमेशा चश्मा पहनना ही चाहिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? ए निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का चश्मा दिया जाता है, बी दूरदर्शी दोष में उत्तल लेंस का चश्मा दिया जाता है, सी जरा दृष्टि दोष में बायफोकल लेंस का चश्मा दिया जाता है, डी अबिंदुकता के उपचार हेतु बायफोकस लेंस का चश्मा दिया जाता है। ऑप्शन डी, अभिज्ञता के उपचार हेतु बायोफोकल लेंस का चश्मा दिया जाता है। बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका अवतल लेंस, बी है उत्तल लेंस, सी है बी है उत्तल दर्पण, सी है उत्तल लेंस, डी है अवतल दर्पण। ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है ए दूरदृष्टि दोष, बी निकट दृष्टि दोष, सी वर्णांधता, डी रतौंधी। ऑप्शन बी, निकट दृष्टि दोष। बिल्कुल सही आंसर है निकट दृष्टि दोष। मायोपिया से निकट दृष्टि दोष होता है मायोपिया में। अगला है हाइपरमेट्रोपिया क्या अर्थ है? ठीक है। अगर
अब हाइपरमेट्रोपिया है, उसका क्या अर्थ है? ए निकटदर्शी दोष, बी दूरदर्शी दोष, सी जलादर्शी दोष, डी प्रेसबायोपिया। ऑप्शन बी, दूरदर्शी दोष। बिल्कुल सही आंसर है। जो हाइपरमेट्रोपिया होता है ये दूरदर्शी दोष ही होता है। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता है, वह किस दर्शी दोष से पीड़ित है? ए हाइपरमेट्रोपिया, बी हाइड्रोफोबिया, सी मायोपिया, डी कैटारेक्ट। ऑप्शन सी, मायोपिया। मायोपिया बिल्कुल सही है आंसर है। अगला जो है, क्योंकि मायोपिया का मतलब क्या होता है? मायोपिया का मतलब निकट दृष्टि दोष होता है, ठीक है। और अगर आदमी 10 मीटर से अधिक की दूरी नहीं देख पा रहा है, इसका मतलब उसको निकट दृष्टि दोष है, और निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 133 है, एक मनुष्य 1 मीटर से कम दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, वह व्यक्ति किस दोष से पीड़ित है? ऑप्शन है, ए दूरदृष्टि, बी निकट दृष्टि, सी ताल का रोग, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, दूरदृष्टि। बिल्कुल सही आंसर है। एक मनुष्य 1 मीटर से कम की दूरी को स्पष्ट नहीं देख सकता है, तो क्या होगा? 1 मीटर से कम की दूरी नहीं देख तो मतलब उसको दूरदृष्टि दोष है, ठीक है। अब बताइए, एक क्वेश्चन नंबर 134, ल्यूमेन एकक है। ऑप्शन है, ए ज्योति फ्लक्स का, बी ज्योति तीव्रता का, सी प्रदीप्त घनत्व का, डी चमक का। ऑप्शन ए, ज्योति प्लस का। बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, दूरबीन क्या है? ऑप्शन ए दूर की वस्तु देखी जाती है, ऑप्शन बी नजदीक की वस्तु देखी जाती है, ऑप्शन सी पानी की गहराई मापी जाती है, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, दूर की वस्तु देखी जाती है। बिल्कुल सही है, दूरबीन से हम लोग दूर की वस्तु देखते हैं। आप लोगों ने दूरबीन यूज करी होगी, बच्चे यूज करते हैं, जब हम लोग बच्चे होते हैं तो उसके बाद में जब दूर की वस्तु देखनी होती है तो हम दूरबीन से देखते हैं, तो हमें पास दिखाई पड़ती है। अगला क्वेश्चन नंबर 136, घड़ी साज घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? घड़ी साज मतलब दुकानदार जो घड़ी सही करता है, ठीक है। तो वो घड़ी के बारीक पुर्जों को देखने के लिए क्या उपयोग करता है? ऑप्शन है आपका, ए फोटो कैमरा का, बी आवर्धक लेंस का, सी सशुद्ध सूक्ष्मदर्शी का, डी दूरदर्शी का। ऑप्शन बी, आवर्तक लेंस का। बिल्कुल सही है, आवर्धक लेंस का यूज होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 137, जीव विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों में आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है, ए फोटो कैमरा, बी सरल सूक्ष्मदर्शी, सी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, डी दूरदर्शी। ऑप्शन सी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। बिल्कुल सही है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी जो है वो प्रयोगशाला में सूक्ष्म कोशिकाओं या जीवों से आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका 138, दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए किस प्रकाशिक यंत्र का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है आपके, सरल सूक्ष्मदर्शी, बी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, डी दूरदर्शी। ऑप्शन डी, दूरदर्शी। बिल्कुल सही आंसर है। जो दूर की वस्तुओं के निरीक्षण के लिए जो है दूरदर्शी का हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 139, दूरबीन का आविष्कार किया था? ऑप्शन है, ए गैलीलियो ने, बी गुटेनबर्ग ने, सी एडिसन ने, डी ग्राहम बेल ने। ऑप्शन ए, गैलीलियो ने। बिल्कुल सही है, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया था, और ये हम बचपन से सुनते चले आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस प्रयुक्त होता है सुधार हेतु? ऑप्शन है, ए मोतियाबिंद, बी दीर्घ दृष्टि, सी निकट दृष्टि, डी दूरदृष्टि। ऑप्शन सी, निकट दृष्टि बिल्कुल दृष्टि। सही है, अवतल लेंस का प्रयोग जो है हम लोग निकट दृष्टि दोष में करते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 141 है आपका 141, और आपका 141 क्वेश्चन कहता है, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है क्योंकि? ऑप्शन है, ए उस समय सूर्य अपना आकार परिवर्तित कर लेता है, बी प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, सी प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है, डी प्रकाश के विवर्तन का प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन सी, प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही है, सूर्य छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि सूर्य प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है 142, तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत किस रूप में प्रवाहित होता है? ऑप्शन है, ए प्रकाश तरंग, बी रेडियो तरंग, सी सूक्ष्म तरंग, डी विद्युत तरंग। ऑप्शन ए, प्रकाश तरंग। बिल्कुल सही आंसर है। जो तंतु प्रकाशिक संचार में संकेत जो है वो प्रकाश तरंग के रूप में प्रवाहित होता है। अगला क्वेश्चन 143, तारे टिमटिमाते हैं, हम जो ऊपर देखते हैं आकाश में तारे हमें टिमटिमाते हुए से प्रतीत होते हैं, क्यों होते हैं? ऑप्शन है, ए अपवर्तन के कारण, बी परावर्तन के कारण,
सी ध्रुवण के कारण, सी प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण। बिल्कुल सही आंसर है। अपवर्तन के कारण हमें तारे टिमटिमाते हुए से नजर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 144। निम्नलिखित प्रकाश के कांचों में से कौन सा एक पराबैंगनी किरणों का विच्छेदन कर सकता है? ऑप्शन है आपका ए सोडा कांच, बी पायरेक्स कांच, सी जेना कांच, डी क्रुक्स कांच। ऑप्शन डी क्रुक्स कांच। बिल्कुल सही है, क्रुक्स कांच। अगला क्वेश्चन 145 है और 145 क्वेश्चन आपका कह रहा है प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? ऑप्शन है आपके ए बैगनी और नारंगी, बी नीला और लाल, सी इंडिगो और पीला, डी पीला और बैगनी। ऑप्शन बी नीला और लाल। ऑप्शन बी नीला और लाल बिल्कुल सही आंसर है। और ये आईएएस तक में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे जाते हैं 146। निम्नलिखित परिघटना पर विचार कीजिए। ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नहीं है ये, सॉरी, ये आपका वो है नंबर है और इसमें आपको नीचे बताएंगे, ऑप्शन देंगे तब। इस पर पहला है गोधूलि में सूर्य का आमाप, 2 उषा काल में सूर्य का रंग, 3 उषा काल में चंद्रमा का दिखना, 4 आकाश में तारों का टिमटिमाना, 5 आकाश में ध्रुव तारे का दिखना। अब उपयुक्त में से कौन से दृष्टिभ्रम है? अब इसमें नंबर ऑफ दृष्टिभ्रम हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको सेलेक्ट करने हैं। ऑप्शन ए है पहला, दूसरा और तीसरा, बी तीसरा, चौथा और पांचवा, सी पहला, दूसरा और चौथा, डी दूसरा, तीसरा और पांचवा। ऑप्शन ए पहला दूसरा और तीसरा। पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। तो अब जो परिघटना है इसमें जो दृष्टि भ्रम है, पहला, दूसरा और तीसरा, मतलब गोधूलि में सूर्य का आमाप, उषा काल में सूर्य का रंग और उषा काल में चंद्रमा का दिखना, ये दृष्टि भ्रम है, ठीक है। और अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, उसमें कथन है, ठीक है। और जो है उसको हम लोग बताएंगे, ऑप्शन देंगे। कथन जो है ए है प्रकाश के दृश्य वर्ण क्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है। कथन दूसरा है आपका आर है, ठीक है, लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। अब जो है कूट, अब आप बताइए इन दोनों में से क्या सही है? जो ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन बी, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन डी ये गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन डी, ए गलत है परंतु आर सही है, मतलब प्रकाश के दृश्य वर्णक्रम में लाल प्रकाश हरे प्रकाश की अपेक्षा अधिक ऊर्जस्वी होता है, ये कथन गलत है, ठीक है। लेकिन आर सही है। आर क्या कहता है? लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य हरे प्रकाश के तरंग दैर्ध्य से अधिक होता है। लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो है वो सारे ही रंगों से अधिक होता है, ठीक है। तो कोई सा भी रंग दिया हो ये हमेशा ही सही होगा क्योंकि इसका सबसे ज्यादा होता है लाल का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? ए नीला प्रकाश, बी हरा प्रकाश, सी लाल प्रकाश, डी नीला प्रकाश। ऑप्शन ए नीला प्रकाश। नीला प्रकाश इसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है 149। जब प्रकाश की तरंगें वायु के कांच से होकर गुजरती हैं तब कौन से परितंत्र प्रभावित होते हैं? ए तरंग दैर्ध्य, आकृति एवं वेग, बी केवल वेग और आवृत्ति, सी केवल तरंग दैर्ध्य तथा आवृत्ति, डी केवल तरंग दैर्ध्य तथा वेग। ऑप्शन डी केवल तरंग और तथा वेग। बिल्कुल सही है। केवल तरंग दैर्ध्य तथा वेग जो है वो परितंत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति तीव्र प्रकाश के क्षेत्र से अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसे कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे उसे चीजें दिखाई देने लगती हैं। इसका कारण है ए पुतली के आकार में परिवर्तन, बी लेंस के व्यास और फोकस दूरी में परिवर्तन, सी रोडोरिसन का व्यंजक बा पुनः तरंचन होना, डी आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। ऑप्शन डी आंखों का अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होना। बिल्कुल सही है। जब आंखों के अंधेरे के प्रति कुछ समय में अनुकूलित होता है तो क्या होता है? कुछ समय के लिए स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, बाद में धीरे धीरे चीजें दिखाई देने लगती हैं, ठीक है। जब आप ऐसे मान लो, जब आप धूप से आते हो घर पे, ठीक है, और घर में आपका रोशनी कम रहती हो और आप जैसे एंट्री करें तो आप देखेंगे कि आपको कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है, फिर आंखें धीमे धीमे उसको अपने अंधेरे के जो कमरा है उसके अनुकूल होती हैं और तब आपको धीमे धीमे दिखाई देना शुरू होता है। इसको ऐसे समझें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151 है।
उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं जिसपे किसी पदार्थ के एक तल में किसी तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र से बाहर दिखाई देते हैं। ए है दीर्घ दृष्टि, बी विकृति, सी अबिंदुकता, डी निकट दृष्टि। ऑप्शन सी अभिबिंदुकता। अबिंदुकता बिल्कुल सही आंसर है। उस दृष्टि दोष को क्या कहते हैं इसमें किसी पदार्थ के एक तल में बिंदु केंद्र में दिखाई देते हैं जबकि दूसरे तल में बिंदु केंद्र के बाहर दिखाई देते हैं, इसको अबिंदुकता कहते हैं उस दृष्टि दोष को। अगला क्वेश्चन है अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? ऑप्शन है ए वास्तविक प्रतिबिंब, बी आभासी प्रतिबिंब, सी वस्तु की विशेषता के अनुरूप प्रकाश का प्रतिबिंब, डी लेंस की वक्रता के अनुरूप प्रकाश का प्रतिबिंब। ऑप्शन बी आभासी प्रतिबिंब। बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका है 153 और 153 आपका क्वेश्चन जो है वो कह रहा है संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिक केबल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए प्रकाश में नियमित परावर्तन, बी प्रकाश के विकिरण परावर्तन, सी प्रकाश के अपवर्तन, डी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन डी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है जब सूरज क्षितिज के निकट होता है अर्थात सुबह और शाम को तब वह लालिमा युक्त दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? ए लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है, बी लाल प्रकाश का वायुमंडल द्वारा सर्वाधिक प्रकीर्णन होता है, सी सुबह और शाम में सूर्य का यही रंग होता है, डी पृथ्वी का वायुमंडल लाल प्रकाश उत्सर्जित करता है। ऑप्शन ए लाल प्रकाश का वायुमंडल के द्वारा न्यूनतम प्रकीर्णन होता है। बिल्कुल सही आंसर है। अगले क्वेश्चन 155 पे चलते हैं। श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? ए तांबे के तार को गर्म करके, बी तंतु को गर्म करके, सी परमाणु को उत्तेजित करके, डी अणुओं को दोलित कर। ऑप्शन बी तंतु को गर्म करके। बिल्कुल सही है। श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके पैदा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 156। प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग अलग करने का तरीका है? ए एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, ऑप्शन बी फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जाता है, सी पौधों से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, डी रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। हाँ एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है क्योंकि उसमें 7 रंग अलग अलग दिखाई पड़ते हैं प्रिज्म में। अगला क्वेश्चन है आपका 157। हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का कारण है? ए प्रकाश का प्रकीर्णन, बी प्रकाश का विवर्तन, सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन। बिल्कुल सही आंसर है। प्रकाश का अपवर्तन के कारण हमें जो है सूर्य कुछ समय पहले ही दिखाई पड़ने लगता है, उसका आभास होने लगता है। अगला क्वेश्चन है 158। यदि साबुन के दो भिन्न भिन्न व्यासों के बुलबुलों को एक नली द्वारा एक दूसरे से संपर्क में लाया जाए तो क्या घटित होगा? ए दोनों बुलबुलों का आकार वही रहेगा, बी छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, सी समान आकार प्राप्त करने के लिए छोटा बुलबुला बड़ा व बड़ा बुलबुला छोटा हो जाएगा, डी दोनों बुलबुले संपर्क में आते ही फट जाएंगे। ऑप्शन बी छोटा बुरा और क्या है एक छोटा बुलबुला और छोटा व बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा, छोटा बुलबुला और छोटा और बड़ा बुलबुला और बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 159। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा। ऑप्शन ए आपतन कोण के निर्भर नहीं करती है, बी आपतन कोण के बढ़ने के साथ बढ़ती है, आपतन कोण के बढ़ने के साथ घटती है, ऑप्शन डी आपतन कोण 45 डिग्री के बराबर होने पर अधिकतम हो जाती है। ऑप्शन ए आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। बिल्कुल सही है। प्रकाश परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा जो है आपतन कोण पर निर्भर नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है 160। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होती है? ऑप्शन है ए कांच, बी निर्वात, सी जल, डी वायु। ऑप्शन ए कांच। कांच बिल्कुल सही आंसर है। प्रकाश की गति जो है कांच के बीच में से जाते हुए न्यूनतम होती है। अगला क्वेश्चन 161 है। किसी तारे के रंग से पता चलता है उसके ए भार का, बी आकार का, सी ताप का, डी दूरी का। ऑप्शन सी ताप का। ताप का बिल्कुल सही है। किसी तारे के रंग से पता चलता है कि उसका ताप क्या है। ठीक है, समझते हो? समझ आपको भी समझ में आता होगा। कोई आग भी जल रही होती है तो भी आप आग देख के बता देते हो कितनी ज्यादा गर्म है। ठीक है, तो वैसे ही तारों को जो रंग है वो देख के बताया जा सकता है कि जो है इसके इसमें कितना ताप होगा। अगला क्वेश्चन 162 पे चलते हैं। निम्नलिखित प्राकृतिक तथ्यों पर विचार कीजिए और वो तथ्य हैं आपके। एक स्थलीय तापन, दो प्रकाश परावर्तन, तीन प्रकाश अपवर्तन, चार प्रकाश विवर्तन। इनमें से किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है? ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 2, 3 और 4,
सी 1 और 3, डी केवल 4। ऑप्शन ए, 1 और 2। 1 और 2 बिल्कुल सही है। ऑप्शन 1 और 2 के कारण मारीचिका बनती है। पहला स्थलीय तापन हो गया, दूसरा प्रकाश परावर्तन हो गया। मारीचिका इसी के द्वारा बनती है। ठीक है, मारीचिका मतलब आप लोग समझते होंगे मारीचिका क्या होती है। मारीचिका मतलब भ्रम होता है। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है 168 163। क्वेश्चन है आइंस्टीन के E इक्वल टू mc स्क्वायर समीकरण में जो C है वो घोतक है। मतलब C को क्या कहते हैं, C क्या है इसमें। ठीक है, तो जो C है, अब A जो है ऑप्शन ध्वनि का वेग का, B प्रकाश वेग का, C प्रकाश तरंग दैर्घ्य का, D एक स्थिरांक। ऑप्शन बी, प्रकाश बेग का। प्रकाश वेग का बिल्कुल सही है। ये जो C है ये प्रकाश वेग का घोतक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित तिथियों में से किसमें दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होती है। ए 25 दिसंबर, बी 21 मार्च, सी 21 जून, डी 14 फरवरी। ऑप्शन सी, 21 जून। ऑप्शन सी 21 जून बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है सोडियम वाष्प लैंप प्राय सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि ऑप्शन ए ये सस्ते होते हैं, बी इनका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है, ऑप्शन सी ये आंखों के लिए शीतल है, डी ये चमकदार रोशनी देते हैं। ऑप्शन बी, इसका प्रकाश एक वर्णीय है और पानी की बूंदों से गुजरने से विभक्त नहीं होता है। इसका प्रकाश एक वर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए सोडियम वाष्पलैंप इसीलिए जो है सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त की जाती हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 166 और 166 क्वेश्चन आपका कह रहा है, कथन है ए खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है, कारण क्या है। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, कारण ही गलत हो गया। अगला जो स्कूट है इसका ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, बी ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, सी ए सही है परंतु आर गलत है, डी ए गलत है परंतु आर सही है। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं है। सही व्याख्या है। हम्म। ठीक है, जो है ये दोनों ए आर दोनों ही सही है तथा आर जो है ए की सही व्याख्या है। इसका प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है लाल रंग का। और जो बताया था हम, जो तरंग दैर्ध्य वो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 167। बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीली रंग दिखाई देते हैं, ये किसके कारण होता है। ए प्रकीर्णन के, बी परिक्षेपण के, सी अपवर्तन के, डी ध्रुवण के। ऑप्शन बी, परिक्षेपण के। बिल्कुल सही आंसर है। बरसात के दिन जल पर छोटी तैलीय परतों में चमकीले रंग दिखाई देते हैं, ये परिक्षेपण के कारण होता है। अगला क्वेश्चन 168 तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है ए अपवर्तन, बी प्रकीर्णन, सी परावर्तन, डी व्यतिकरण। ऑप्शन ए, अपवर्तन। ऑप्शन ए अपवर्तन बिल्कुल सही आंसर है। 169 एक तालाब के किनारे एक मछुआरा मछली को भाले से मारने की कोशिश करता है, तदनुसार उसे निशाना कैसे लगाना चाहिए। ए जहां मछली दिखाई दे उससे ऊपर, बी सीधे मछली पर, सी जहां मछली दिखाई दे उसके नीचे, डी पानी की ऊपरी सतह पर। ऑप्शन सी, जहां मुझे दिखाई दे उसके नीचे। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें जो है जब पानी के अंदर कुछ देखा जाता है तो वो आभासी होता है, वास्तविक प्रतिबिंब नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 170 फोटॉन किसकी मूलभूत यूनिट या मात्रा है। ए प्रकाश, बी गुरुत्वाकर्षण, सी विद्युत, डी चुंबकत्व। ऑप्शन ए, प्रकाश। प्रकाश बिल्कुल सही है। जो फोटान जो है ये प्रकाश की मूलभूत मात्रा है। अगला क्वेश्चन है 171 विकिरण को कण प्रकृति की पुष्ट करके किससे की जाती है। ए व्यतिकरण, बी प्रकाश वैद्युत प्रभाव, सी विवर्तन, डी ध्रुवीकरण। ऑप्शन बी, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। बिल्कुल सही आंसर है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रेस बायोपिया दृष्टि का एक वर्तक दोष है जो इनमें किस कारण से होता है। क्वेश्चन नंबर 172 का ऑप्शन है ए केबल सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने से, बी केबल आई लेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण, सी दोनों सिलियरी मांसपेशियों के धीरे धीरे कमजोर होने और आई लेंस के कम होते हुए लचीलेपन के कारण, डी
सिलियरी मांसपेशियों और आइलेंस की अचानक शिथिलता। ऑप्शन सी, दोनों शरीरों मांसपेशियों को धीरे धीरे कमजोर होने और आईलेस के कम होते हुए निचले पन के कारण। बिल्कुल सही है। क्रेस्ट बायोपिया दृष्टि का एक अपवर्तक दोष है जो इसी के कारण जो है होता है। अगला क्वेश्चन है 173। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 173 पे, और 173 कहता है एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखाई देगा। ये पहले भी बता चुके हैं हम आपको। ऑप्शन ए बैगनी, बी लाल, सी नीला, डी काला। ऑप्शन डी, काला। बिल्कुल सही बात है। ऑप्शन डी काला दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है 174। पानी से भरे कप की तली में एक पत्थर रखा है। पत्थर की आभासी गहराई है ए इसकी वास्तविक गहराई के बराबर, बी इसकी वास्तविक गहराई से कम, इसकी वास्तविक गहराई से अधिक, डी या तो ए या सी। ऑप्शन बी, इसकी वास्तविक गहराई से कम। बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है लैम्बर्ट नियम किससे संबंधित है। ए परावर्तन, बी अपवर्तन, सी व्यतिकरण, डी प्रदीप्त। ऑप्शन डी, प्रदीप्त। बिल्कुल सही है, लैम्बर्ट नियम प्रदीप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है आपका आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होता है। ए समतल अवतल लेंस, बी अवतल लेंस, सी उत्तल लेंस, डी बेलनाकार लेंस। ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। ऑप्शन सी उत्तल लेंस बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है। ए मुख कोटर की जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा उत्तल लेंस दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन बी अवतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाते हैं। सी उत्तल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। डी उत्तल दर्पणों को हजामत बनाने के लिए प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन बी, अपतल दर्पण परावर्तक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका 178 है, और 178 जो क्वेश्चन है वो आपका कह रहा है प्रकाशित तंतु के आकार के बावजूद प्रकाश उसमें प्रगामी होता है क्योंकि वह ऐसा यंत्र है जिससे संकेतों को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया जा सकता है। ये किस परिघटना पर आधारित है। ऑप्शन ए प्रकाश का विवर्तन, बी प्रकाश का अपवर्तन, सी प्रकाश का ध्रुवण, डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन डी, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन 179। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि क्योंकि ऑप्शन ए वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है, बी वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से अधिक होता है, कांच का घनत्व वायु के घनत्व से अधिक होता है, डी कांच का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है। ऑप्शन ए, वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रकाश वायु की अपेक्षा कांच में मंद गति से चलता है क्योंकि वायु का अपवर्तनांक कांच के अपवर्तनांक से कम होता है। दोस्तों इसी के साथ प्रकाश चैप्टर जो है पूरा कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारा ये चैप्टर पसंद आया हो तो उसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और ज्यादा बनाने का हमें वो होता है। और आप जो भी कुछ पढ़ना चाहते हो वो हमें कमेंट पर लिख के बताएं जिससे कि हम नया वीडियो उस पर बना सकें और इसमें पोस्ट कर सकें। तब तक हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद।